प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अपने पूर्व वीडियो में पढ़ा था, इससे पूर्व जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आर्थिक नीति, नवीन आर्थिक नीति जो 1991 में आई उसके विषय में अध्ययन किया था कि क्या है नवीन आर्थिक नीति। उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हमने आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए थे उनका अध्ययन किया था। अब हम आज की अपनी इस वीडियो में आर्थिक नीति के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संदर्भों का अध्ययन करेंगे। पहला है उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना। इससे पहले निजी क्षेत्र को एक नया उद्यम शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इस नीति में निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। पहले प्राइवेट सेक्टर यदि कोई नया उद्यम शुरू कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ता था, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब इसे मुक्त कर दिया गया। कुछ उद्योग, केवल 3 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था रखी गई है। वो उद्योग हैं रेलवे एवं परिवहन, परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा। ये 3 उद्योग ऐसे रखे गए थे, बाकी सबको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। दूसरा है निजीकरण। साधारण शब्दों में निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्रों द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देता है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अर्थात केवल सरकार ही जिन उद्योगों को चला सकती थी, अब उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का भी प्रवेश हुआ। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उनको निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। इस प्रकार निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मालिकाना हक का स्थानांतरण निजी हाथों में हो जाता है। अर्थात जैसे कि हम कोई भी चीज़ किसी को बेचते हैं तो खरीदने वाले व्यक्ति का उस पर मालिकाना हक हो जाता है। उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे, जब सरकार ने निजी क्षेत्र को बेच दिए तो फिर निजी क्षेत्र का मालिकाना हक उस संपत्ति पर हो गया। निजीकरण का मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से पीएसयू का घाटे में चलना था, सार्वजनिक उपक्रमों का घाटे में चलना था और इन कंपनियों के प्रबंधक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। इसी कारण उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई थी। प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का फिर निजीकरण कर दिया गया, जिससे कि वे स्वयं अपने निर्णय ले सकें और उत्पादन में वृद्धि कर सकें, निवेश के निर्णय ले सकें। उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, राजनीतिक दबाव उस पर नहीं रहते थे। ऐसी स्थिति में निजीकरण के लिए लगातार कुछ कदम उठाए गए, जैसे शेयरों की बिक्री। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों को बेच दिया। उदाहरण के लिए सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर बेच दिए। बेचे गए ये शेयर निजी उद्यमियों के हाथों में चले गए। शेयर क्या होता है? शेयर होता है जैसे कि हम कोई भी उपक्रम चलाती है सरकार या कोई निजी क्षेत्र, तो वो शेयर जारी करती है। शेयर से तात्पर्य होता है कि हम पैसा किस तरीके से लेते हैं, तो उसके लिए हम एक शेयर देते हैं कि इतने रुपए का शेयर है, उसके बदले में वो हमें उस शेयर का पेमेंट करता है और उस शेयर के आधार पर फिर उस व्यक्ति को कंपनी को होने वाले लाभ का हिस्सा दिया जाता है। तो इस तरीके से शेयर जो थे वो बेच दिए गए किसको? निजी क्षेत्र को। पीएसयू में निवेश। सरकार ने उन पीएसयू में निवेश की, पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उनमें विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जो घाटे में चल रहे थे। इसका तात्पर्य यह था कि सरकार इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच रही थी, है ना। वही जब उसने विनिवेश प्रारंभ किया तो इसका तात्पर्य यही था कि उन उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया गया था। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के उद्यम निजी क्षेत्र को बेच दिए। ये भी एक निजीकरण का पार्ट था। सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये औद्योगिकरण को बढ़ाने के साथ साथ गरीबी को हटाने में भी मदद करता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के ये पीएसयू नई नीति के अनुरूप कम नहीं कर सके और लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे थे और इसी कारण बड़ी संख्या में उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। और पीएसयू जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, पूर्णतः जो सार्वजनिक क्षेत्र में थे वो 17 थे, बाद में घटकर 3 ही रह गए। ये 3 थे परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा। इनको ही सरकार ने अपने हाथ में पूरी तरह रखा बस।